एक गांव में राणा नाम का आदमी रहता था। राणा क्या व्यापार करना है बहुत सोचने के बाद नजदीकी बैंक से लोन लेकर एक जेसीबी खरीदा। राणा की पत्नी शीतल उस जेसीबी के टायर के नीचे नींबू रखा। राणा उसे कुचलकर उसका व्यापार शुरू किया। राणा कुछ दिन उसका जेसीबी को सेंटर में रखकर सभी को पैम्पलेट बांटा, फिर भी एक भी बुकिंग नहीं आया। कुछ महीनों के बाद शीतल, क्यों जी, जेसीबी बिजनेस अच्छा है सोचकर इतना खर्चा करके खरीदा, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं आया। बाजू के बैंक में से ईएमआई बोरो करके नोटिस पे नोटिस आ रहा है जी, अभी क्या करेंगे जी? इस गांव में एक भी नया घर नहीं बन रहा है, सभी लोग पुराने घर में ही रह रहे हैं। इस गांव में ही नहीं बल्कि आजू बाजू के सभी गांव घूमकर आ चुका हूं, कहीं पे भी रोड या कोई फ्लाईओवर नहीं बांध रहे। उनके ऊपर भरोसा करके जेसीबी खरीदकर पूरी तरह से डूब गए। अभी इसे आधे दाम में ही खरीदने वाला भी कोई नहीं है। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेसीबी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कामों में ही उपयोग आता है जी, और किन किन कामों में इस्तेमाल हो सकता है वो थोड़ा सोचिए। घर में खाने का सामान भी खत्म हो रहा है। राणा दूसरे दिन जेसीबी को एक ऑटो स्टैंड में रखा। आओ भाई आओ, जबलपुर, केदारपुर, अमीनापुर, कोई भी गांव हो, टिकट सिर्फ 20 रुपए। आओ भाई आओ, जल्दी से जेसीबी में चढ़ो, जेसीबी के डब्बे में भी बैठ सकते हो, कहकर चिल्ला रहा था। एक आदमी आकर, क्या है तुम्हारे जेसीबी में बैठकर गांव जाना चाहिए, तुम 20 रुपए में लेकर जाओगे? ठीक है, पर ये 20 किलोमीटर की स्पीड पे भी नहीं जाएगी। इसमें चढ़ा मतलब मेरे गांव जाने के लिए आधी रात हो जाएगी। पर ये क्या गंदी सोच है तुम्हारी? ये डीजल कितना पिएगी मालूम है तुम्हें? इसे शेयर ऑटो बनाकर घूमेगा तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ सही है आपकी बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे ही राणा का कर्जा रोज रोज बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक बच्चा राणा के पास आकर, अंकल, हमारे स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है, आप आकर उसे थोड़ा बाजू में कर देंगे? मेरे पापा को कहकर आपको पैसे दे दूंगा। बाप रे, बहुत समय के बाद मेरे जेसीबी को बोनी लेकर आया है, तुम्हें बहुत थैंक्स है बेटा। राणा वैसे जेसीबी से स्विमिंग पूल में से बड़ी मछली को निकालकर बाहर फेंका। वो बच्चे के पिता ने राणा को पैसा दिया। राणा ने उस पैसे को आंखों से लगाकर नमस्कार करके चला गया। वैसे राणा उस मछली को जेसीबी में डालकर फिश मार्केट में लेकर गया। नानाराम नाम का एक फिश व्यापारी उसे रुकाया। ये मछली तुम्हें कहां पर मिली है भाई? ये बहुत ही कीमती मछली है, सिर्फ बाढ़ के वक्त ही समंदर से बाहर निकलती है, इसे मुझे बेचो, तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। राणा ने खुशी से ठीक है कहकर व्यापारी को मछली दे दिया, उसे पैसे देकर। इस तरह की मछलियां तुम्हें मिलने पर किसी को मत बेचना, मेरे पास ही लेकर आना। तभी राणा को एक आइडिया आया। उस दिन से राणा उसके जेसीबी से उन मछलियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियां आकर उस जेसीबी के डब्बे में गिरने लगी। वो देखने वाले बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे। राणा जेसीबी को मछली मार्केट में लाकर मछलियों को उन्हें बेचता था। राणा को कभी कभी बड़ी मछलियां मिल जाती थी और उन मछलियों को राणा लाकर नानाराम को बेचता था। ऐसे जेसीबी में रोज टन के हिसाब से मछलियां गिरने पर राणा ने बहुत पैसा कमा लिया। एक साल में ही बैंक का लोन भी चुकता हो गया। वो देखकर शीतल बहुत खुश हुई। राणा उसे रास्ता दिखाने वाले बच्चे को हर महीना कोई ना कोई खिलौना खरीद के देता था। धनवानपुर नाम का एक गांव था। गांव के सागर किनारे धारावी नाम का एक बस्ती था। उस बस्ती में सारे झोपड़ियां ही थी। उस बस्ती में सारे मछुआरे थे। वो उस सागर में मच्छियां पकड़ते थे और उन मच्छियों को पास वाले शिपयार्ड पहुंचाते थे। उस शिपयार्ड का इंचार्ज दिनेश उन मछलियों को कंटेनर्स में भर के जहाजों में डाल देता था। हर साल बारिश के मौसम में सागर में बाढ़ आने के कारण धारावी डूब जाता था। वो मछुआरे बहुत दिनों तक पेड़ के नीचे रहा करते थे।
पानी के निकल जाने के बाद फिर से नए झोपड़ियां बना लेते थे। ऐसे हर साल होता था, लेकिन फिर भी धनवानपुर वाले धारावी वालों को उनके गांव में झोपड़ियां बनाने नहीं देते थे। एक बार भीकू नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ धनवानपुर के प्रेसिडेंट दयाकर के घर जाता है। साहब, मेरे बच्चे ठंड सह नहीं पा रहे हैं साहब। मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है। 2-4 दिन के लिए हमें इसी गांव के किसी के घर पे आश्रय दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। क्या बे, क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे गांव के नियमों को समझ के भी ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बस्ती इस गांव का हिस्सा है, लेकिन तुम लोग नहीं हो। तुम्हें अपने झोपड़ियों में रहना पड़ेगा और हमें अपने घरों में, समझे? यही हमारी परंपरा है। हमारे घरों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोगों को यहाँ झोपड़ियां डालने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, निकलो यहाँ से। भीकू उदास होकर बीवी बच्चों के साथ वहां से निकल जाता है। एक दिन शिपयार्ड में दिनेश भीकू से, क्यों भाई, इतने परेशान क्यों हो तुम? क्या करूं सर, पिछले बारिश के मौसम में मेरी बीवी गुजर गई। आखिरी पलों में उसके ऊपर छत भी नहीं था। कहते हुए दिनेश को पूरी कहानी समझाता है। दिनेश दुखी होते हुए, लगता है हमारे देश में तकनीकी और आधुनिक तौर पर प्रगति होने के बावजूद ऐसे दुराचार और नियम नहीं गए हैं। इस समस्या को मैं सुलझाऊंगा, तुम लोग निश्चिंत रहो। थोड़े दिनों में शिपयार्ड के कंटेनर को घरों की तरफ बदलता है। उनको दरवाजे और खिड़कियां भी लगवाता है। उन कंटेनरों को पहिए भी लगवाता है। धारावी की झोपड़ियों की जगह इन कंटेनरों को वहां पहुंचाता है। मछुआरे उन घरों को देखकर बहुत खुश हुए। दिनेश मछुआरों से, ये पक्के घरों की तरह काम आएंगे, धूप में नहीं सूखेंगे और हवा में नहीं उड़ेंगे। बारिश के मौसम में जब यहाँ पानी भर जाता है तब आप इसको आसानी से गांव में जाके रख सकते हो। बाद में जब पानी निकल जाएगा तब फिर से यहीं वापस आ जाना। इसीलिए इनको पहिए भी लगवाए हैं। एक बात याद रखिए, आप लोग धनवानपुर के निवासी हैं, उस पे उनका जितना हक है उतना आपका भी है। इस बात को हमें दबंग होकर समझाना पड़ेगा। अगली बार बारिश के मौसम में मैं जैसा करता हूँ वैसे करो, ऐसे उन्हें समझाता है। बारिश का मौसम आया। भीकू उस कंटेनर घर को दयाकर के घर के सामने रखता है। दयाकर बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन उस कंटेनर घर के कारण वो बाहर नहीं निकल सका। कौन है बे जिसने मेरे घर के सामने कंटेनर लगाया? ऐसे में भीकू आकर, ये कंटेनर नहीं है साहब, ये हमारा घर है। इस गांव में हमें इसको कहीं पे भी रखने का हक है। ये रोड क्या तुम्हारे बाप का है क्या? इसीलिए तुम अपने घर पे रहो और मैं अपने घर पे रहूंगा, ठीक है? दयाकर चौंक जाता है। एक और मछुआरा अपने कंटेनर को सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने रखता है। इस वजह से गांव वाले थिएटर जाकर सिनेमा नहीं देख पाते हैं। वैसे उन कंटेनर घरों को जहां जी में आए वहां रखने पर धनवानपुर के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। एक दिन दयाकर मछुआरों को बुलाकर, हमारी गलती हमें समझ में आ गई है। तुम सभी को इस गांव में घर बनाने के लिए जमीन दे देंगे। तुम लोग अपना घर वहीं रख लो। दया करके इन्हें हमारे घर के सामने से और रोड पे से हटा दो प्लीज, कहकर विनती करता है। तब सभी मछुआरे, ये हम जीत गए, हम जीत गए कहकर चिल्लाते हैं। इसे देखकर दिनेश को बहुत खुशी होती है। आलू, भिंडी, चावल कहकर 3 दोस्त रहते थे। एक दिन भिंडी अपने दोस्त से, अरे भाई, रोज स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ तो मुझे भी स्कूल जाने को मन कर रहा है, लेकिन कुछ वैरायटी से पढ़ना है। हाँ, अच्छा आइडिया है, मुझे भी कुछ वैरायटी से पढ़ना है। अरे यार, तुम लोग अब तक ज्वाइन होने को सोच रहे हो? मैंने तो ज्वाइन कर भी लिया। डॉक्टर चोर बिजनेस एकेडमी पूरी दुनिया में ही अनोखी है। यहाँ लूट कैसे करना है, चोरी कैसे करना है, ये सब सिखाते हैं। परसों ही फर्स्ट सेमेस्टर लिख कर आया हूँ। आलू ये सब सुन के, देखो भाई, ये कितना बड़ा आदमी बन गया। कुछ नोट्स हो तो दे दो भाई, हम भी ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह वो तीनों डॉक्टर चोर एकेडमी में ज्वाइन हुए। 3 महीनों के बाद स्कूल का प्रिंसिपल आके, देखो जूनियर चोरों, कल से तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होगा। तुम सब लोग इन 3 महीनों में जो कुछ सीखे हो उस प्रैक्टिकल टेस्ट में दिखाना होगा। जो भी इस प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल होगा उसे 0 मार्क्स मिलेंगे, कहकर चला गया। उस शाम को आलू, भिंडी, चावल बहुत सोचने लगे।
भाई इस बार प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें ही फर्स्ट आना होगा। कुछ ना कुछ बड़ी चोरी करना होगा, वो अब तक किसी ने ना सुना ना देखा ऐसा चोरी करना होगा। हाँ, बहुत पैसे भी आना है, कार बाइक सब एक साथ आना है। ये सब चाहिए तो एक फेक बैंक का सेटअप करना होगा। ये उपाय सबको पसंद आने से एक फेक बैंक का सेटअप कर दिए। बैंक में एक कस्टमर, क्या हुआ सर, ये नया बैंक है क्या? हाँ, हमारे बैंक वालों ने नया ब्रांच खोला, सब बैंक के जैसा नहीं है, ये स्पेशल बैंक है। क्या है इस बैंक की स्पेशलिटी? अगर आप 5,000 डिपॉजिट किए तो आपको हम लोन देंगे। इतना ही नहीं, आपको बैंक आना भी नहीं पड़ेगा, हमारे बैंक वाले ही आपके पास आके पैसे देंगे। बस इतना ही नहीं, आपके कार बाइक ट्रैक्टर का भी यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे। क्या कार और बाइक का भी डिपॉजिट कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा है। चावल और सोना पर भी बिना ब्याज के लोन मिलेगा, वो भी 0% ब्याज। बाप रे, ये सच में सुपर बैंक लग रहा है। मैं जाके पूरे गांव वालों को बता के आता हूँ। इस तरह अगले दिन गांव के सब लोग वहां आके लाइन में खड़े हो गए। चावल आलू भिंडी तीनों सबके पास डिपॉजिट लेने लगे। एक कस्टमर वहां आके, सर जी, मेरा बहुत पुराना गाड़ी है, 30 साल पुराना है, क्या उस पर भी लोन मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं साहब, मॉर्टगेज लोन मिलेगा ना। मेरे इतने साल के सर्विस में मेरे बाइक को देखकर इतनी इज्जत से कोई बात नहीं किया, आप कर रहे हो, ऊपर से लोन भी दे रहे हो, आप बहुत महान हो साहब। दूसरा कस्टमर, सर, सोना पर बिना ब्याज का लोन मिलेगा ना, ये लीजिए मेरी पत्नी का पूरा सोना। इस तरह सब लोग उस बैंक के बारे में बात करने से कस्टमर और ज्यादा आने लगे। एक दिन पुलिस इससे उस ओर से जाते वक्त, क्या रे, इतने लोग यहाँ क्यों है? कांस्टेबल आकर, सर, ये सुने क्या, सोना पर 0% ब्याज, कार और बाइक पे भी लोन दे रहे हैं। ये तो सच में बम्पर ऑफर है सर। क्या सच में? इतनी इज्जत से काम कर रहे हो तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। वैसे इस बैंक का नाम क्या है? लुटेरा बैंक सर। ये कैसा नाम है? वैसे उन लोगों का नाम क्या है? आलू भिंडी चावल सर। ये कैसा नाम है? अजीब लोग लग रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, जाके थोड़ा पता करते हैं, चल। एक शाम को आलू भिंडी चावल बैठ के बातें करने लगे। उसमें एक, भाई इस बार हम पक्का फर्स्ट आ जाएंगे, प्रिंसिपल हमें गोल्ड मेडल देंगे, कहकर खुश होने लगे। इतने में वहाँ एसए और कांस्टेबल आकर, क्या रे, खुद एक फेक बैंक देकर लोगों को धोखा दे रहे हो, चलो स्टेशन, कहकर उनको खूब पीटने लगे। जेल में आलू भिंडी चावल खूब रोने लगे। तब कांस्टेबल आके, क्यों, अब क्यों रो रहे हो? ये तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हम पकड़े जाने के लिए नहीं रो रहे सर, हम प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल हो गए इसलिए रो रहे। क्या प्रैक्टिकल टेस्ट? कुछ नहीं, चुप कर, कहकर चला गया।